नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के पंचायतनामा कार्यक्रम के विशेष कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। और आज हम लोग आप लोगों के बीच लेकर आए हैं एक ऐसे शख्सियत को जो नौतन का जो अपने जिले का जो जिला परिषद है, वो जिला परिषद के क्षेत्र संख्या 1 का बड़ा ही शानदार प्रतिनिधित्व किए हैं। और इनके कार्यकाल को स्वर्णिम कार्यकाल कहा जाएगा, क्योंकि इनके कार्यकाल में राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए यहाँ के तमाम सदस्यों का चयन भी हुआ था। सरकार की उदासीनता से हालांकि वह पुरस्कार इन लोगों को नहीं प्राप्त हुआ। और इनके काम करने का ढंग है, जो इनका अंदाज है और इनके कार्यकाल में जो काम हुए हैं वो आज भी दिखाई देते हैं। मिलेंगे, जानेंगे क्या कुछ खास है और क्या क्या ये युवाओं के लिए सोच रखे हैं, आगे इनकी क्या रणनीति होगी। मिलेंगे। शैलेंद्र कुमार सिंह उर्फ रिंकू सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, दिग्गज समाजसेवी हैं, लगातार युवाओं के चहेते हैं। युवाओं के लिए इनके मन में काफी कुछ है और ये लगातार युवाओं को अपना संदेश देते रहते हैं, उनका सहयोग करते हैं और लोगों का स्नेह समर्थन आशीर्वाद इन पर हमेशा बना रहता है। मिलेंगे, जानेंगे। सबसे पहले रिंकू जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। अशोक पांडे जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफ़ी लंबे अरसे से हम लोगों से जुड़े भी हुए हैं। तो पहले मैं आपके इस चैनल को आजकल भारत को जो है वो धन्यवाद दूंगा कि आप आए और हमारी बात को जो है वो पब्लिक तक आप लेके। रिंकू जी, दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में लोग निवेश क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसे लेकर के आप मंथन करते हैं? जी बिल्कुल, देखिए पहले उसके लिए माहौल बनाना होता है। तो सरकार की कहीं ना कहीं मैं किसी को व्यक्तिगत तरीके से किसी को दोषारोपण नहीं करूंगा, लेकिन जो प्रबंधन समिति होगी जो आपकी बिहार सरकार की, उसमें कहीं ना कहीं उनको ध्यान देने की जरूरत है कि माहौल बनाना होता है कि एक माहौल बनाया जाए। दूसरे राज्यों के जो लोग हैं, बड़े उद्योगपति हैं, वो आप पे विश्वास करें, यहाँ के माहौल पे विश्वास करें। चूँकि देखिए कहीं ना कहीं क्राइम फैक्टर सबसे आगे आता है। जब बिहार का नाम आता है तो क्राइम फैक्टर, चूँकि पुराने परिदृश्यों में जो बिहार की छवि है वो इसी तरह की बनी हुई है कि कोई उद्योगपति या पैसे वाला व्यक्ति यहाँ पे निवेश करना नहीं चाहता है। तो सरकार को इस तरह से गारंटी के तौर पे उद्योगपतियों को ये गारंटी लेनी होगी कि आप यहाँ पे आइए और हम आपको सुरक्षा देंगे। देखिए तमाम, अभी देखिए रुपेश जी की हत्या हो गई, या आप नहीं जानते हैं या मीडिया में बात नहीं गई, एक वहाँ पे ग्लोबल स्प्रिट है हाजीपुर में, वहाँ के जनरल मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के थे, वहाँ के अपराधियों ने उनके साथ बदसलूकी की और किसी को पता नहीं है, तो उनका पैर टूट गया या गलत तरीके से मारामारी करके उनका पैर तोड़ दिया गया। तो ऐसे में कोई उद्योगपति यहाँ पे निवेश करना नहीं चाहता है। दूसरी बात यह है, छोटा सा राज्य उत्तराखंड को ले लीजिए और आज एक वो इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये है कि जो निवेश के लिए दूसरे राज्य से उद्योगपति आएंगे उनको टैक्स फ्री किया जाएगा, तब जाकर यहाँ पे निवेश होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, रिसोर्सेज की कमी नहीं है आपके यहाँ, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। उदाहरण के तौर पे एक पावर प्लांट ही हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको एक पावर प्लांट लगाना है, उसके लिए क्या चाहिए? जहाँ पे प्लांट होगा वहाँ पे रेलवे का ट्रैक होना चाहिए नज़दीक में, ड्रेनिंग सिस्टम होनी चाहिए। तो नदी है आपके पास, ये जो दरौली नदी है, मैरवा आपके पास स्टेशन है, वहाँ से सिर्फ 15-16 किलोमीटर या 12-13 किलोमीटर दरौली है। तो इजीली वहाँ पे ट्रैक लेके जाया जा सकता है। तो कोयले का जो है आपूर्ति वहाँ पे इजीली हो सकती है। समतल भूमि है, गवर्नमेंट एक्वायर करे समतल भूमि को, जिनका जो पैसा होता है जमींदारों का, जो जमीन के मालिक हैं उनको वो पैसा पेड करे और यहाँ पे उद्योग लगाया जा सकता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि एक बड़ा पावर प्लांट लगाया जा सकता है। अब उससे काफ़ी सारे रोजगार का भी सृजन होगा, ट्रांसपोर्टेशन वालों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, जो लड़के बीटेक करके बेकार हैं उनको इंटर्नशिप मिलेगा, नज़दीक में ही मिल जाएगा। तो काफ़ी सारी रोजगार की संभावनाएं हैं यहाँ पे, लेकिन अब जरूरत है माहौल बनाने की। पिछले दिनों विधानसभा चुनाव समाप्त हुए। विधानसभा चुनाव के पहले जो लोग पार्टियां घोषणा पत्र जारी की, सभी पार्टियों के घोषणा पत्र में रोजगार की बात कही जाती थी। और आज सरकारें बन गई, सरकार बन भी गई और लगातार हमको लग रहा है महीनों हो गए, लेकिन रोजगार सृजन की जो आवश्यकता है, इसके पीछे आप इच्छा शक्ति का अभाव मानते हैं या राजनीतिक कारणों, राजनीतिक जो उन लोगों का मतभेद है, यह कारण मानते हैं? कौन सा कारण है जिसको लेकर के रोजगार सृजन नहीं हो रहा है? देखिए सबसे पहले मैं आजकल की टीवी के माध्यम से पब्लिक को भी बताना चाहूँगा और आपको भी ये जवाब दूंगा। पहले किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए कागजी रूपरेखा तैयार होती है, ठीक है, यानी उसको कहा जाता है कि पेन पेपर वर्कआउट करना पड़ता है। दूसरी बात ये होती है कि फिर उसको
उसके लिए लोगों का चयन किया जाता है कि कौन सा, जैसे में एक बात बताइए, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को जिसे पत्रकारिता के बारे में पता नहीं, उसको माइक दे दिया जाए तो कैसा करेगा? कुछ नहीं। वैसे ही मुझे लगता है कि पेन पेपर होमवर्क पहले किया जाए, होमवर्क करने के बाद जो उस तरह के अनुभवी लोग हैं उस टीम में उनको शामिल किया जाए, फिर वो एक रूपरेखा तैयार करेंगे, रिसोर्सेज क्या चाहिए वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेंगे, और फिर जो है उस पर एक वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उसका एक और बड़ा वजह है, आपको एक छोटी सी नौकरी चाहिए तो उसके लिए क्राइटेरिया है कि आप हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएट होने चाहिए। लेकिन राजनीति ऐसा एक फील्ड है जिसमें शिक्षा का कोई मायने नहीं। आप अंगूठा टेप हो तो भी आप विधायक बन सकते हैं, इसके लिए कोई अहर्ता की जरूरत नहीं। एक बात बताइए, तो जब ऐसे प्रतिनिधि नेता बन के जाएंगे और उन्हें किसी एक विभाग का हेड बना दिया गया, जैसे उद्योग विभाग का ही हेड बना दिया गया, तो उसके पास तो कोई विजन ही नहीं है, उसके पास कोई प्लानिंग नहीं है, उसके पास होमवर्क नहीं करना होगा, वो होमवर्क ही नहीं कर पाएगा। आपके सचिव जो होते हैं वो IAS लेवल के होते हैं, तो जो टास्क आपको देना चाहिए IAS को, खुद अपने हिसाब से करेगा। अब ये आप उसको इतना काम दे देते हैं कि फिर वो जिस पे उसको फोकस करना चाहिए दूसरे काम, तो मेन फोकस जिस पे आपको करना चाहिए तो उस पर आप फोकस नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और नेता, इन सबका जो है अभाव है कहीं ना कहीं। अच्छे नेता नहीं है, वो भी एक कारण है, पढ़े लिखे नेता नहीं वो भी एक कारण है, और दूसरा कारण है होमवर्क नहीं हो पाता है। होमवर्क आपने किया भी तो एग्जीक्यूशन में, जैसे कि वन विंडो, एक ऐसा कोई खिड़की हो जहाँ पे सारा काम आपको हो जाए। रिंकू जी, अगले माह चुनाव होने हैं, पंचायत का जो 73 पंचायत है उसका चुनाव होना है, और लगातार अपने यहाँ ये हमको लग रहा है कि दूसरा दशक पूरा होने जा रहा है पंचायती राज स्थापना को। तो ऐसे में आप देखते हैं जो सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकार विकास की योजनाएं चला रही हैं, उन योजनाओं में भी मनरेगा हुआ, आवास हुआ, पेंशन हुआ, अभी मुख्यमंत्री साथ निश्चय सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। इन योजनाओं को अपने नौतन समेत जिले में आप कितना सफल मानते हैं? मैं एक लाइन में आपको कहूं तो मैं आंशिक सफलता ही इसमें मिली है। आप उसको 5% 10% ही कर सकते हैं, बाकी 90% आप फेल्योर मानिए। क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, मूलभूत ये पंचायती राज का हृदय माना जाता है, इसीलिए इसका गठन भी हुआ कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो सबसे पिछड़ा जिसको मानते हैं अंतिम पायदान पे, वहाँ तक लाभ पहुँचना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाता है। अब सरकार ऐसा क्या करे कि उस अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाए योजनाओं का, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और इस पे सरकारों को काम करना चाहिए। तो आप मानते हैं इन योजनाओं के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचने के पीछे भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी कारण है? बिल्कुल, एक सबसे बड़ा मैं आपको एक सच से बता दूं, चूंकि आपने भ्रष्टाचार की बात की, तो देखिए ब्लॉक से लेके और जिले तक, इवन और तो और है, जो सबसे बड़ा न्याय एक मंदिर माना जाता है, एक स्तंभ माना जाता है इस लोकतंत्र का, जब वहाँ पे जज साहब के नाक के नीचे बैठा व्यक्ति जो है घूस उनके सामने लेता है, तो फिर भ्रष्टाचार का एक प्रश्न ही आपका जो है मुझे बेमानी लगता है। ब्लॉक में चले जाइए, किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए वहाँ की क्या स्थिति, मैं सभी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। तो भ्रष्टाचार तो हर जगह है। एक और चीज़ में इसमें स्पेशल ऐड करना चाहता हूँ, पथ निर्माण विभाग हो, पंचायती राज में जो निर्माण हो रहे हैं उनमें भ्रष्टाचार क्या है। यदि 125 लाख का प्रोजेक्ट है तो 70 लाख में समाप्त हो जाता है, बाकी 75-80 लाख रुपए कहाँ गए? आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, तो पूरा पैसा कहाँ जा रहा है? कमीशन खोरी में जा रहा है। तो ये बताइए, यदि 100 रुपए के सामान का जो सामान है उसमें और 10 रुपए के सामान में फर्क नहीं होगा, तो जो निर्माण का पैसा गवर्नमेंट अलॉट कर रही है उसका सिर्फ 50% उस निर्माण में लगता है, बाकी 50% कमीशन में चला जाता है। तो निश्चित तौर से क्वालिटी तो नहीं मिलेगी आपको, जो क्वालिटी मिलनी चाहिए, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके हिसाब से आप जो है अपना एस्टिमेट बना रहे हैं कि इतना बढ़िया ये बनेगा, लेकिन वो बनता नहीं है। वो पैसा कहाँ जाता है? सब कमीशन में जाता है। परिचय दे दीजिए अपना। मैं हूँ शैलेंद्र कुमार सिंह उर्फ रिंकू सिंह, जो यहाँ से जिला पार्षद रहा हूँ, नौतन क्षेत्र संख्या 1 से, और मेरा कार्यकाल रहा है 11 से लेकर 16 तक। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा अपनी बेबाकी और अपने जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता के साथ साथ इनके पास बेबाकी भी है। किसी भी मामले में ये अपने स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं और बहुत युवाओं के चहेते हैं, लोकप्रिय हैं नौतन में, और चाहे जिले में भी कहीं भी कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो, कहीं भी कोई राजनीतिक हस्तक्षेप होते हैं, हर जगह इनकी मौजूदगी होती है, हर जगह इनकी सक्रियता रहती है। मिले हम लोग, देखे आप लोगों ने। कैमरामैन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीमान।